अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैनेजमेंट लेक्चर। एज़ यू नो कि हम लोग लीडरशिप का चैप्टर स्टडी कर रहे थे और लीडरशिप के चैप्टर के अंदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप वो कौन सी है? पाथ गोल मॉडल। रेस्ट ऑफ द टू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर वॉच करें। आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पाथ गोल मॉडल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, path goal model, another approach to understanding leadership is path goal theory. ठीक है, पाथ गोल थ्योरी किसने पेश की थी? रॉबर्ट हाउस ने पेश की थी। ठीक है, आप उनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हाउस। सो पाथ गोल मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है? रॉबर्ट हाउस ने पाथ गोल मॉडल को क्यों डिफाइन किया? ठीक है, Path Goal model states that the leader's job is to assist followers in attaining their goals and to provide direction or support needed to ensure that their goals are compatible with the goals of the group or organization. जब हम लोग लीडरशिप थ्योरीज को स्टडी करेंगे तो एक चीज़ कॉमन है सब लीडरशिप थ्योरीज के अंदर कि लीडर ने एम्प्लॉयज़ को लीड करना, उन्हें रास्ता दिखाना, उन्हें बताना है कि किस तरह से आप लोग कामयाब हो सकते हो। अब हर मॉडल के अंदर ये चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में बयान की गई हैं। अब अगर हम लोग पाथ गोल मॉडल की बात करें तो पाथ गोल मॉडल भी यही कह रहा है कि लीडर की जॉब क्या है कि उसने अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि उन्होंने किस तरह से गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना है कि जो गोल्स उन्होंने अपने लिए डिफाइन किए हैं, यानी जो उनके गोल्स हैं वो कंपनी के गोल से अलाइन हो। ठीक है, उसके मुताबिक हो। ये नहीं है कि कंपनी कुछ और चाह रही है उनसे और वो कुछ और करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उनके दरमियान कोई मैच नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, इसका भी लीडर ने ख्याल रखना है। ठीक है, सिंपल इज़ दैट जो ये पाथ गोल मॉडल हमें बता रहा है। सो रॉबर्ट हाउस क्या कहता है कि लीडर की जॉब क्या है कि उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को, फॉलोअर्स को असिस्ट करना है, उनको बताना है कि आप लोग किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, उन्हें डायरेक्शन देनी है। और ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो वो अपने लिए गोल सेट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन होने चाहिए, उसके मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, so moving toward next slide, which is the term path goal is derived from the belief that effective leaders remove the roadblocks and pitfalls so that followers have a clearer path to help them get from where they are to the achievement of their work goals. पाथ गोल मॉडल किस बिलीफ पे पेश किया गया कि इफेक्टिव लीडर्स कौन से होंगे? जिनकी लीडरशिप में दम होगा, लोग उन्हें मानते होंगे, उन्हें सुनते होंगे। ठीक है, लीडर्स का काम क्या है कि वो अपने फॉलोअर्स के लिए रास्ते को आसान बनाएं ताकि वो अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर लें। अब रास्ते को वो आसान किस तरह से बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि अगर उनसे कोई काम हो नहीं रहा, यानी उनको टास्क किस तरह से परफॉर्म करना है इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है, उन्होंने पहले वो काम नहीं किया, तो वो उन्हें एक दफ़ा करके दिखा देना ताकि उनके लिए आसानी हो जाए, या उन्हें गाइड कर देना कि आप इस तरह से काम करें तो आप ये काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो उनके रास्ते से रोड ब्लॉक्स, पिटफॉल्स यानी रिस्क, डेंजर, ट्रैप, इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं ताकि वो अपना गोल आसानी से अकम्प्लिश कर लें। ठीक है, आप लोग कभी भी खुद से सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, आप हमेशा किसी ना किसी का हाथ पकड़ के ऊपर जाते हो, वो आपको गाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है, यानी मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय को बता रहा होता है कि किस तरह से काम करना है, और इसी तरह से लीडर जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा होता है, उसके रास्ते से पिटफॉल्स, रोड ब्लॉक्स, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर रहा होता है। अब पाथ गोल मॉडल पे अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें ना, पाथ गोल यानी एक पाथ है, एक रास्ता है जिसको वो डिफाइन करें, और उस रास्ते के अंदर वो बता रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और वहाँ पे अगर एक इफ़ेक्टिव लीडर हो तो वो उनके रास्ते की मुश्किलात को क्या करता है? कम कर देता है, आसान बना देता है उनके लिए, और वो अपने गोल्स को आसानी से अकम्प्लिश कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है? हाउस आइडेंटिफाइड 4 लीडरशिप बिहेवियर्स। अब 4 लीडरशिप बिहेवियर्स हाउस ने आइडेंटिफाई किए अपने पाथ गोल मॉडल के अंदर। नंबर 1 इज डायरेक्टिव लीडर, नंबर 2 इज स्पोर्टिव लीडर, नंबर 3 इज पार्टिसिपेटिव लीडर, एंड नंबर 4 इज अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर। ठीक है, अब डायरेक्टिव लीडर क्या है? नाम से जाहिर कर रहा है कि उसने क्या करना है? डायरेक्ट करना है, उसने बताना है कि कौन सा काम कब होगा, किस तरह से होगा। ठीक है, let subordinates know what's expected of them, schedules work to be done, and give specific guidance on how to accomplish tasks.
उन्हें बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट करती है, उन्होंने वो काम किस तरह से करना है, और फिर उन्हें गाइडलाइन भी देनी है ताकि वो अपने टास्क को अकम्प्लिश कर लें, ठीक है, उन्हें डायरेक्ट करना है। नंबर 2 इज स्पोर्टिव लीडर। स्पोर्टिव लीडर क्या है? शो कंसर्न्स फॉर द नीड्स ऑफ फॉलोअर्स एंड इज फ्रेंडली। स्पोर्टिव लीडर क्या करेगा? वो अपने फॉलोअर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करेगा और इन्हें सपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये सब कुछ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हो रहा होगा ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने मसाइल अपने लीडर के साथ डिस्कस कर सके आसानी से, उन्हें कोई भी हिचकिचाहट महसूस ना हो, ठीक है। तो क्या होगा कि स्पोर्टिव लीडर जो है वो उन्हें सही से सपोर्ट दे सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव लीडर। पार्टिसिपेटिव लीडर क्या है? कंसल्ट्स विद ग्रुप मेंबर्स एंड यूजेस देयर सजेशंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। पार्टिसिपेटिव लीडर क्या काम करता है? वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मसाइल को डिस्कस करता है, ठीक है, उनको भी डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल करता है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है, उनकी सजेशन लेता है और फिर वो एक डिसीजन लेते हैं। एंड लास्ट इज अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर क्या काम करता है? सेट चैलेंजिंग गोल्स एंड एक्सपेक्ट फॉलोअर्स टू परफॉर्म एट देयर हाईएस्ट लेवल। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर क्या काम करता है? वो चैलेंजिंग गोल्स को सेट करता है, यानी एम्प्लॉय को चैलेंज देता है कि आपने ये काम करना है, और वो उनसे एक्सपेक्ट ये कर रहा होता है कि वो वाकई ही करेंगे, वो पूरी मेहनत करेंगे और उसको अचीव कर लेंगे, ठीक है। इसलिए वो उनको चैलेंज देता है। अगर ये काम वो कर ही नहीं सकते तो वो चैलेंज देने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये वो 4 लीडरशिप बिहेवियर्स हैं जो कि हाउस ने आइडेंटिफाई किए पाथ गोल मॉडल के अंदर, ठीक है। नंबर 1 इज डायरेक्टिव लीडर, नंबर 2 इज सपोर्टिव लीडर, नंबर 3 पार्टिसिपेटिव लीडर एंड नंबर 4 is achievement oriented leader. So moving toward next slide, which tells us about the difference between the fiddler's view and the house view. Fiddler's view क्या है? Leader could not change his or her behavior. House assume that leaders are flexible and can display any or all of these leadership styles depending on the situation. Fiddler क्या कहता है कि लीडर अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन हाउस क्या कहता है? वो कहता है कि लीडर जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि वो अपनी लीडरशिप को इफेक्टिव बना सके। हाउस के अकॉर्डिंग लीडर जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी वो एम्प्लॉयज़ को देखते हुए, सबऑर्डिनेट्स को देखते हुए कि वो किस तरह से बात को सही से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उस तरह से अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। उनके साथ अगर वो फ्रेंडली हैं, वो उनके साथ अगर नरमी से बात की जाए तो वो आसानी से बात को समझ लेंगे, या फिर वो काम नहीं करने वाले काम चोर हैं तो फिर लीडर उनको उस तरह से डील करेगा, ठीक है। यानी वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है ताकि उसकी लीडरशिप जो है वो इफेक्टिव बने। Path goal theory proposes 2 situational or contingency variables that moderate the leadership behavior outcome relationship. अब पाथ गोल थ्योरी ने यहाँ पर 2 सिचुएशनल वेरिएबल्स बता दिए हैं, ठीक है, जो कि लीडरशिप के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। सो नंबर 1 इज दोज इन द इन्वायरमेंट दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द फॉलोअर, ठीक है, जो कि एक फॉलोअर के कंट्रोल में नहीं है, वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कौन कौन सी हैं? टास्क स्ट्रक्चर, फॉर्मल अथॉरिटी एंड द वर्क ग्रुप। और दूसरा कौन सा है? एंड दोज दैट आर पार्ट ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोअर। अब दूसरा फैक्टर कौन सा है? जो उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंक्लूडिंग लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सपीरियंस, परसीव्ड एबिलिटी। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लीडरशिप बिहेवियर को क्या करती हैं? कम कर सकती हैं, उस पर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। एक जो आउटसाइड के फैक्टर्स हैं जिनको फॉलोअर्स कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरा जो उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाथ गोल मॉडल। अब इस डायग्राम के अंदर उन्होंने 4 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। नंबर 1 लीडर बिहेवियर, देन इन्वायरमेंटल कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स, सबऑर्डिनेट कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स, आउटकम्स। अब लीडर का बिहेवियर जो है वो किस पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है? आउटकम्स पर इफेक्ट करता है। यानी अगर लीडर का बिहेवियर डायरेक्टिव है, सपोर्टिव है, पार्टिसिपेटिव है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, जो कि हाउस ने आइडेंटिफाई किए हैं 4 लीडरशिप बिहेवियर्स, वो डायरेक्टली किस पर इफेक्ट करते हैं? आउटकम्स पर इफेक्ट करते हैं। आउटकम्स में परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पर जो लीडरशिप की बिहेवियर पर 2 चीज़ें असरअंदाज होती हैं, वो कौन सी हैं? इन्वायरमेंटल कॉन्टिजेंसी फैक्टर और सबऑर्डिनेट कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स कौन से हैं? टास्क स्ट्रक्चर, कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने टास्क को डिफाइन किया है कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, और फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम क्या है, वर्क ग्रुप क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें पहले से ही डिफाइन है, लीडर का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। एंड अदर इज सबऑर्डिनेट कॉन्टिजेंसी फैक्टर, जिसमें लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सपीरियंस, परसीव्ड एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
कि सबऑर्डिनेट का एक्सपीरियंस कितना है, वो कितनी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करता है, ठीक है, जगह का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लीडरशिप बिहेवियर पर असरअंदाज होती हैं, जो कि फिडलर ने कहा था कि लीडरशिप बिहेवियर जो है वो सेम रहता है, जबकि हाउस ने कहा कि लीडरशिप बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, ठीक है, और ये डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा होता है आउटकम्स पर, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब तक हम लोगों ने पाथ गोल मॉडल के अंदर जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर आप लोग इसी फॉर्मेट के अंदर पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आप लोगों को ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी तक हम लोग ने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनका ये लाइक सम अप है, निचोड़ है, ठीक है। So next slide is conclusion. Testing path goal theory has not been easy. A review of the research suggests mixed board. To summarize the model, however, an employee's performance and satisfaction are likely to be positively influenced when the leader chooses a leadership style that compensates for shortcomings in either the employee or work setting. अब यहाँ पर वही बात बताई गई है जो कि मेन डिफरेंस है फिडलर मॉडल और पाथगोल मॉडल के अंदर, कि लीडर जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल को सिलेक्ट करता है ताकि वो एम्प्लॉय की मदद कर सके और वहाँ पर गोल्स जो हैं वो अकम्प्लिश हो सकें, ठीक है। इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो चूज करता है ताकि वो आने वाले टाइम में डील कर सके एम्प्लॉयज़ को सही से, ठीक है। However, if the leader spends time explaining tasks that are already clear, or when the employee has ability and experience to handle them without interference, the employee is likely to see such directive behavior as redundant or even insulting. अब यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि अगर एक एम्प्लॉई एक सबऑर्डिनेट को पहले से ही चीज़ों की सही से समझ आ रही है, ठीक है, यानी वो इतना एक्सपीरियंस वर्कर है कि उसको समझ आ रही है कि काम किस तरह से परफॉर्म करना है, तो उस पर अगर लीडर उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन करेगा उस पर्सन को, तो वो समझेगा कि मेरी इंसल्ट हो रही है, ठीक है, ये एक एम्बिगुअस सिचुएशन बन जाएगी और ये एक फजूल सी बात होगी। तो इसलिए हाउस ने कहा कि लीडर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सबऑर्डिनेट्स को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए, टास्क स्ट्रक्चर को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी लीडरशिप स्टाइल को क्या करना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। और ये चीज़ क्या होती है, इफेक्टिव होती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको पाथ गोल मॉडल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस मॉडल, पुट इट इन कमेंट सेक्शन. I will definitely reply you. And don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!